हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग का जो एमआरएस पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम है या फिर जो बीपीएससी के बच्चे हैं उनका पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रही हूँ, जिससे कि आपने जो भी तैयारी करी है, जो भी प्रिपरेशन करी है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं आप उसको रिवाइज कर ले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेन देन सबसे पहले किस पुस्तक या खाते में दर्ज किया जाता है? ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन विच बुक आर अकाउंट? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसे सबसे पहले आप किस बुक में या फिर किस अकाउंट में दिखाते हैं। तो हम जो सबसे पहले दिखाते हैं किसी भी लेन देन को, तो वो आपकी मूल प्रविष्टि की पुस्तक होती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसे क्या कहा जाता है? जर्नल कहा जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो यहाँ पर अगर आपका जर्नल दे रखा होता डायरेक्ट तो वही आंसर होता, लेकिन अगर कह रहा है मूल प्रविष्टि की पुस्तक, तो मूल प्रविष्टि की पुस्तक कौन कहलाती है? वो हो जाती है आपकी जर्नल होती है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल को डैश भी कहा जाता है। जर्नल इज आल्सो कॉल्ड ए डैश, बिजनेस डायरी, हिस्ट्री बुक, लेजर बुक एंड एंट्री बुक। मैंने बताया ही था कि जर्नल जो होता है उसे व्यवसाय की डायरी या फिर बिजनेस डायरी भी कहा जाता है, डे बुक भी कहा जाता है, कुछ भी लिख के आ सकता है। डे बुक भी बोलते हैं, व्यवसाय की डायरी भी बोलते हैं। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल लेन देन को किस क्रम में सूचीबद्ध करता है? जर्नल लिस्ट ट्रांजैक्शन इन विच ऑर्डर? डिक्रीजिंग, क्रोनोलॉजिकल, अल्फाबेटिकल, इंक्रीजिंग। तो जो जर्नल होता है अभी बताया ही था मैंने किस क्रम में करता है, कालानुक्रमिक यानी कि क्रोनोलॉजिकल वे में करता है, डेट वाइज करता है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से जर्नल प्रविष्टि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अमंग दीज स्टेटमेंट विच वन इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग जर्नल एंट्री? द डेबिटेड अकाउंट टाइटल्स आर लिस्टेड फर्स्ट. Journal entries show the effects of transactions. Each journal entry should begin with a date. Journal entries provide account balances. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जर्नल प्रविष्टियां हम करते हैं, जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो अब आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। तो समझते हैं आइए एक स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अकाउंट्स डेबिट किए जाते हैं उनमें सबसे पहले जो शीर्षक होता है उनका उसको लिखा जाता है। तो करेक्ट है, द डेबिटेड अकाउंट टाइटल आर लिस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जिस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं उसका टाइटल लिखा जाता है। आप लिखते हैं परचेसेस अकाउंट डेबिट या सेल्स अकाउंट डेबिट, करेक्ट हो जाएगा। जनरल प्रविष्टियां लेन देन के प्रभाव को दर्शाती हैं, करेक्ट है कि जनरल एंट्री से हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन किए गए हैं, किस तरह के किए गए हैं। उससे जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें इजी रहता है कि निकालना कि इनकम हुआ है, लॉस हुआ है। ईच जर्नल एंट्री शुड बिगिन विद अ डेट, करेक्ट है। डी पॉइंट दे रखा है, जनरल प्रविष्टियां खाता शेष प्रदान करती हैं। जनरल एंट्रीज प्रोवाइड अकाउंट बैलेंस, ऐसा नहीं है, कोई अकाउंट बैलेंस नहीं प्रोवाइड करती है। दोनों साइड आपके जर्नल के इक्वल आते हैं। अकाउंट जो बैलेंस आता है वो आपका किस में आता है? जो हम लेजर बनाते हैं, लेजर में जो अकाउंट्स बनाते हैं उसमें बैलेंस निकल के आता है, जैसे कि आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर इसमें कोई बैलेंस नहीं आता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो एक आंसर ही होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहक द्वारा लौटाया गया माल किस खाते में डेबिट किया जाएगा? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर विल बी डेबिटेड टू विच अकाउंट? परचेज अकाउंट, रिटर्न आउटवर्ड, कस्टमर्स अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ग्राहक होगा, जो कस्टमर है, अगर वो कोई भी गुड्स को रिटर्न कर रहा है तो उसको कहाँ पर या किस खाते में हम डेबिट करते हैं? उसे हम कहाँ डेबिट करेंगे? उसे हम रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी हुए माल का डेबिट किया जाना चाहिए। स्टोलन गुड्स शुड बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, नो एंट्री। कि कोई भी गुड्स जब चोरी हो जाते हैं या आपका अग्नि से माल नष्ट हो जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अग्नि से माल नष्ट हो जाएगा या फिर जो है चोरी में चला जाएगा, तो वहां पर लॉस बाय फायर अकाउंट जो होता है या फिर लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट जो होता है वो डेबिट कर दिया जाता है, और क्रेडिट हमारा क्या होता है? टू परचेज अकाउंट। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि रेल यात्रा में आप किसी चीज से मंगवा रहे थे माल, उसमें बीच में रास्ते में कोई क्षतिग्रस्त हो गया है, नष्ट हो गया है, तो वहां पर लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट जो होता है उसको डेबिट किया जाता है, और क्रेडिट में आपका टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। तो डेबिट पूछे क्रेडिट पूछे ध्यान में रखिएगा, एंट्री क्या होगी यहाँ पर आपकी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनर ऑफ द बिजनेस टेक्स ₹100 कैश एंड गुड्स कॉस्टिंग ऑफ ₹200 फॉर हिज फैमिली। द प्रॉपर जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन इज। व्यवसाय का स्वामी अपने परिवार के लिए ₹100 नगद और ₹200 का माल लेता है। इस लेन देन के लिए उचित जर्नल प्रविष्टि है। तो जब भी जो ओनर होता है वो कुछ भी व्यवसाय से निकालेगा, कैश निकालेगा या फिर जो गुड्स निकालता है, तो दोनों ही दिशा में वो क्या कहलाती है चीज, वो ड्राइंग कहलाती है, उसे आहरण बोला जाता है। तो यहाँ पर ₹100 के वो कैश निकाल रहा है और 200 के गुड्स को निकाल रहा है, तो वहां पर एंट्री क्या की जाएगी, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है। जब भी ड्राइंग्स होती हैं किसी भी तरह की ओनर्स के द्वारा, तो ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट में चला जाएगा और जो भी चीज निकाली जाएगी, चाहे वो कैश होगा या फिर जो गुड्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो दूसरी चीज क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में क्या चला जाएगा, जो कैश निकाला होगा वो क्रेडिट हो जाएगा और जो परचेजेस अकाउंट होता है, क्रय खाता यहाँ पर जो होगा, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट एंट्री क्या होगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में ध्यान से समझा करिए, जो ऑप्शंस होते हैं बहुत एक जैसे होते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन में गलत आंसर टिक हो जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यापार छूट का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रेड डिस्काउंट। जनरल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारा डिस्काउंट आता है, तो वहां पर ट्रेड डिस्काउंट भी आता है और कैश डिस्काउंट भी आता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आइए बस समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेड डिस्काउंट है, कह रहा है कि सबसे अच्छा ट्रेड डिस्काउंट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बताएगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैश डिस्काउंट, करेक्ट है, कैश डिस्काउंट से अलग होता है। इट इज ए रिडक्शन इन लिस्ट और रिटेल प्राइस, ये भी करेक्ट है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा अच्छा समझा रहा है जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है उसके बारे में। तो कैश डिस्काउंट से अलग होता है, करेक्ट है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है पहले दिया जाता है, उसके बाद कैश डिस्काउंट दिया जाता है और ये सूची मूल्य या फिर जो आपका रिटेल प्राइस होता है उस पर दिया जाता है, ये भी करेक्ट है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 5% जितना भी दिया जा रहा होता है वो आपके लिस्ट प्राइस जो होता है या फिर जो रिटेल प्राइस होता है उस पर दिया जाता है और उससे बुक्स में नहीं दिखाते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम जर्नल बना रहे होते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लेस करके दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं की जाती है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीघ्र भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली छूट के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कहलाता है। द टर्म यूज्ड फॉर द डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सेलर्स टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट्स इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, पेमेंट डिस्काउंट, नन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब शीघ्र भुगतान को, यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो जल्दी पेमेंट कर दें या फिर कैश में ही लें, उधार ना लें, इसलिए तो उनको मोटिवेट करने के लिए, ऐसा करने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा होता है, तो वो कहलाता है आपका कैश डिस्काउंट, यानी कि नगद छूट जो दी जाती है। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सबको नहीं दी जाती है, ये केवल उन्हीं कस्टमर्स को दी जाती है जो आपका जल्दी भुगतान करते हैं, जल्दी पेमेंट करते हैं या तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर एक सर्टेन टाइमिंग में वो पेमेंट कर देते हैं, उनको ही दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री स्मिथ अपने व्यवसाय में 10,000 रुपए नगद निवेश करते हैं, जमा किया जाने वाला खाता है। मिस्टर स्मिथ इन्वेस्ट ₹10,000 कैश इन हिज बिजनेस, द अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज। तो आपको पता होगा जो डेबिट होता है उसको नाम बोलते हैं और जो क्रेडिट होता है उसको हिंदी में जमा कहा जाता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो मिस्टर स्मिथ थे उनका अपना जो बिजनेस था उसमें उन्होंने 10,000 रुपए क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा अकाउंट जो होगा ऐसे सिचुएशन में क्रेडिट किया जाएगा, कैश, प्रॉफिट, इनकम या फिर कैपिटल। तो जो बिजनेस का ओनर होता है कुछ भी इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, तो वो उसमें आपका जो क्रेडिट होता है वो कैपिटल हो जाता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, क्योंकि क्रेडिट के बारे में पूछा था। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय शुरू करने पर किस खाते को क्रेडिट किया जाता है। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कैश, बैंक, एसेट, कैपिटल। तो जब बिजनेस की शुरुआत की जा रही, कुछ सेम सिमिलर ही क्वेश्चन है आपका जो प्रीवियस में पूछा था मैंने, बस ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे कि अगर दोनों क्वेश्चन इस तरह से कोई भी पूछेगा तो आप कंफ्यूज ना होइए। यहाँ पर भी आपका क्रेडिट जो होगा वो कैपिटल ही होगी कि व्यवसाय शुरू कर रहा है, बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, कुछ कैश लगाएंगे तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा, तो वहां पर कैपिटल अकाउंट ही क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक संयुक्त प्रविष्टि की जा सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वे अ कंपाउंड जर्नल एंट्री में बी पास्ड? जो एंट्री करते हैं हम तो आपकी मेनली दो तरह से होती हैं, एक हो जाती है सिंपल एंट्री और दूसरी हो जाती है आपकी कंपाउंड एंट्री। जो सिंपल एंट्री होती है वहां पर सिर्फ दो अकाउंट ही आपके क्या होते हैं इफेक्ट करते हैं या उनका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो डबल एंट्री होती है उसमें क्या रहता है, लेकिन जो कंपाउंड एंट्री होती है, जो संयुक्त प्रविष्टि होती है, उसमें क्या रहता है कि दो से अधिक आपके अकाउंट जो होते हैं, दो से ज्यादा अकाउंट्स जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो किस टाइप से कर सकते हैं? वन पर्टिकुलर अकाउंट में बी डेबिटेड while several other accounts may be credited. One particular account may be credited while several other accounts may be debited. Several accounts may be debited and several other accounts may also be credited. All of the above. तो यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंपाउंड एंट्री होती है तो इन तीनों ही तरह से की जा सकती है। एक विशेष खाता डेबिट होगा, कोई एक अकाउंट डेबिट होगा और आपके बाकी के और अदर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कई बाकी के अकाउंट्स को हम डेबिट कर देंगे। करेक्ट है, आपके कई अकाउंट्स एक साथ डेबिट हो जाएंगे और बहुत सारे अकाउंट्स एक साथ क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही तरीके से की जा सकती है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन डी ये भी हो सकता था एनी ऑफ द अबव, तो वो भी करेक्ट होता, इनमें से कोई भी ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव ये सभी तरह से की जा सकती है, तो ये भी करेक्ट होगा। एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। आइए कुछ क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। जो आपकी एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उससे रिलेटेड समायोजन में अंतिम स्टॉक को इसमें दिखाया गया है। द क्लोजिंग स्टॉक इन एडजस्टमेंट इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हम करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ कहाँ पर दिखाया जाता है? व्यापारिक खाते में, लाभानी खाते में, तुलन पत्र जो तलपट होता है या फिर इसको परीक्षा सूची भी बोला जाता है, इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस कहते हैं, वहां पर, या फिर ए और सी दोनों में, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है और बैलेंस शीट है दोनों में दिखाया जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि तलपट में दिखाया है नहीं दिखाया है कुछ भी, तो हम नॉर्मल उसको मान के चलेंगे। और यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसमें भी दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को और बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट cost price, market price, cost price or market price whichever is higher, cost price or market price whichever is lower। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है, अंतिम रहतिया होता है, उसका जो वैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो किस मूल्य पर किया जाता है? क्योंकि अगर हम बात करें कि जो प्राइस होते हैं तो बहुत तरह के रहते हैं, मार्केट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, एवरेज प्राइस होता है, तो कई तरह के प्राइसेस हो जाते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है तो जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा, स्पेशली क्लोजिंग स्टॉक की जो बात आती है, तो जो कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम होता है उस पर वैल्यूएशन किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आमतौर पर पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है, रिपीटेड है अलग अलग एग्जाम्स में। इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होती है उस पर दिखाया जाएगा। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्टॉक 15,000 है, अंतिम स्टॉक 6,000 है, वर्ष के दौरान कुल क्रय 30,000 है। ये देखते हुए कि प्रारंभिक स्टॉक में अनजाने में 1500 के डाक टिकट शामिल हैं, बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 6,000, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 30,000। गिवन दैट ओपनिंग स्टॉक inadvertently includes postage stamps of ₹1,500, find the cost of goods sold। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे ये पूछा है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं पूछी है, जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी करके आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, तो आपको एक एडजस्टमेंट दे रखा है साथ में कि जो प्रारंभिक स्टॉक आपका 15,000 था, अंतिम स्टॉक क्लोजिंग जो स्टॉक था वो 6,000 का था, आपने जो परचेज किया वो 30,000 का किया है, लेकिन जो प्रारंभिक स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, उसमें आपकी गलती से अनजाने में 1,500 रुपए के डाक टिकट जो थे वो शामिल कर लिए गए हैं। तो उसका एडजस्टमेंट करके आप जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी उसे कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए आपको पता ही होगा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है या जो हम बनाते हैं
तो मेनली क्या क्या किया जाता है, परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दिया जाता है और क्लोजिंग को घटा दिया जाता है। हमें मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू निकाल आती है कि कितना हमने मटेरियल यूज किया है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हैं। यहाँ पर कॉस्ट शीट से मतलब नहीं है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो 1500 रुपए के जो डाक टिकट है वो उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। तो निकालने के लिए कैसे निकलेगा कि जो ओपनिंग स्टॉक है और परचेजेस है उसको ऐड कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 45,000 का, और उसमें से जो क्लोजिंग स्टॉक है और जो साथ में हमारे डाक टिकट की यानी कि पोस्टल स्टैम्प्स की वैल्यू दे रखी है, दोनों को लेस कर देंगे। कितना लेस होगा हमारा अमाउंट, लेस हो जाएगा 7,500। 45,000 में से 7,500 लेस होगा तो कितना आ जाएगा 37,500, 37,500। 37,500 क्या हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन सी। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माल लागत पर 25% लाभ पर 2,000 रुपए में बेचा जाता है तो बेचे गए माल की लागत ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹2,000 एट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, 1,600, 1,500, 1,000, 1,800। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन दो तरह से दे रखे होते हैं, या तो आपका सेल पर प्रॉफिट दे रखा होता है और आपको कॉस्ट बता दी जाती है, या तो फिर आपका कॉस्ट पर प्रॉफिट दे रखा होता है और सेल बता दी जाती है, और आपको या तो प्रॉफिट निकालने को पूछता है या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने को पूछता है। यहाँ पर आपको क्या किया है कि प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया है और सेलिंग प्राइस बता दिया गया है कि 2,000 का था। अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट है हमारा कॉस्ट पे दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारी कॉस्ट है वो 100 है, क्योंकि प्रॉफिट जो दे रखा है हमारा कॉस्ट पे दे रखा है, कॉस्ट को हम 100 मान लेंगे तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही तो सेल निकल के आती है। कॉस्ट हमने 100 मान ली, 25 रुपए या 25% हमारा प्रॉफिट है, तो हमारा क्या हो जाएगा 125 रुपए क्या हो जाएगी सेल हो जाएगी। तो जो 2,000 अमाउंट दे रखा है वो 125% ही तो हुआ। तो यहाँ पर निकालने के लिए आपकी 2,000 जो 2,000 है अपॉन 125 इंटू 100 कर देंगे। अब जो निकल के कितना आएगा हमारा, सॉल्व कर लीजिएगा इससे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1,600 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इस आगे इसलिए इंक्लूड किया है मैंने कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो अगर आपको आता है एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन चक्र के अनुक्रम को सही ढंग से दर्शाता है। अब यहाँ पर हमें ये चीज बतानी है कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती हैं वो कहाँ पर की जाती हैं। तो अगर हमें अकाउंटिंग साइकिल अच्छे से समझ में आ जाएगा तो हमें पता होगा कि एंट्रीज जो होगी वो कहाँ पर की जाएंगी। ट्रांजैक्शन एनालिसिस, लेजर, फिर जर्नल, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं। ट्रांजैक्शन एनालिसिस, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज, फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज। तो सबसे पहले ये चलिए कि सीक्वेंस में क्या बनता है। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन होता है, फिर हम एनालिसिस करते हैं कि वो आपका फाइनेंशियल है या नहीं है, मौद्रिक है या नहीं है। अगर फाइनेंशियल है तो अभी हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं जर्नल। तो फर्स्ट वाला ए पॉइंट तो आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि उसमें पहले लेजर बना दिया है, लेजर बनता नहीं है, पहले जर्नल बनता है, उसके बाद बनता है फिर लेजर। तो बी और सी साथ में रहेंगे। फिर आता है ट्रायल बैलेंस, फिर आता है एडजस्टमेंट एंट्री। पहले आप तलपट बनाते हैं, फिर तलपट में जो आप जो नहीं किए होते हैं उसको किया जाता है। उसके बाद हम जो आपके फाइनल अकाउंट होते हैं उनको तैयार करते हैं, जिसमें आपके आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित व्यय है, अक्रूड एक्सपेंसेस आर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया था कि एडजस्टमेंट एंट्रीज जो हम करते हैं वहाँ पर आउटस्टैंडिंग और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अलावा भी बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जिनको एडजस्ट करने की आवश्यकता होती है। उसी में से एक हो जाता है अक्रूड एक्सपेंस भी होते हैं। तो अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि इस तरह के एक्सपेंसेस आपने कर तो दिए होते हैं लेकिन कैश में आपने चुकाए नहीं होते हैं, पेमेंट नहीं किया होता है, जो आपने अंतिम खाते बनाए हैं, जो फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं तब तक, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसी तरह एक आपकी अर्न इनकम भी होती है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेटेड एक क्वेश्चन पूछा भी था, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था, तो क्वेश्चन जो पूछा करें उसके आंसर दिया करिए, इससे आपको भी समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। तो उपार्जित व्यय जो होते हैं वो एक तरह की लायबिलिटी होते हैं, एक तरह का दायित्व होते हैं।
तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। और अगर उपार्जित आय के बारे में पूछा जाएगा तो उपार्जित आय जो होती है वो हो जाती है एक तरह की एसेट, तो बैलेंस शीट में हम उसे एसेट साइड में दिखाते हैं और अपूर्ण एक्सपेंसेस को दिखाते हैं हम लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये हमारा दायित्व होता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखांकन अवधि के अंत में अनर्जित किराया खाते में शेष राशि दर्शाती है। The balance in an unearned rent account at the end of an accounting period represent an asset, a liability, an expense, a contingent liability। ये सारी चीजें जो होती हैं ये एडजस्टमेंट इंटरेस्ट से ही रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जब हम लास्ट में या फाइनल अकाउंट्स बनाने जा रहे होते हैं तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है और उन सबकी एडजस्टमेंट करने के बाद ही अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिससे कि करेक्ट प्रॉफिट तक पहुंचा जा सके। प्रॉफिट या फिर लॉस कुछ भी हो सकता है, उस तक पहुंचा जा सके। तो यहाँ पर कह रहा है कि लेखांकन अवधि के अंत में जो आपका अनअर्जित किराया है उसमें अगर कुछ बैलेंस दिखा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है एक तरह का आपका लायबिलिटी होता है, दायित्व होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थायी संपत्ति के प्रयोग में आने पर होने वाली कमी को कहा जाता है। द लॉस दैट अकर्स व्हेन ए फिक्स्ड एसेट इज पुट इनटू यूज इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, लॉस, रिप्लेसमेंट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है, जो ह्रास होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। किस मेथड से लगाया जा रहा है, चार्ज किया गया है कि नहीं किया गया है, किस वैल्यू पर किया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और अगर नहीं दिखाया गया होता है तो लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्रीज में वहां पर उसको एडजस्ट किया जाता है। क्या मेथड्स होते हैं, किस तरह से निकाला जाता है, इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से मैं आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्रीज में यहाँ पर डिप्रिसिएशन का भी ध्यान दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि जैसे किसी एसेट को हम यूज करते हैं उसमें जो कमी आती है प्रयोग करने पर, घिसावट हो जाने पर जो कमी उसमें आती है वो क्या कहलाती है? वो ह्रास हो जाती है, डिप्रिसिएशन कहलाती है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है? डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट? फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कार। तो कौन से ऐसे एसेट है जिस पर आप डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है, लेकिन आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि किस एसेट पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ह्रास की राशि को संपत्ति खाते में किस पक्ष में दिखाया जाता है? ऑन विच साइड ऑफ द एसेट अकाउंट इज द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन शोन? डेबिट, क्रेडिट, नॉट शोन, नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि पूछा है कि जो डिप्रिसिएशन की राशि होती है और एसेट अकाउंट हम बनाते हैं, यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन की राशि होती है उसमें जो एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं उसके किस साइड में दिखाते हैं। यहाँ पर आपसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं पूछा है, एसेट अकाउंट पूछा है, ध्यान में रखिएगा। तो जब हम एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं, क्योंकि एसेट अकाउंट से जो बाकी निकल के आती है, जो बैलेंस निकल के आता है, उसे ही हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं, दिखाते हैं एसेट साइड में। तो जो डिप्रिसिएशन होता है उसको हम किस साइड में दिखाएंगे? उसको हम दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, जो हम एसेट अकाउंट बना रहे होते हैं उसमें संपत्ति खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वहां पर कहाँ दिखाएंगे? वहां पर हम डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था संपत्ति खाता कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इसको जो एंट्री की जाती है इसके बारे में, इससे रिलेटेड, तो वो हो जाती है डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, और उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ह्रास की राशि तलपट में न दिखाई गई हो तो उसका लेखा किया जाएगा। इफ द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी अकाउंटेड फॉर डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है कि अगर जो डिप्रिसिएशन है उसको आपने ट्रायल बैलेंस में दिखाया ही नहीं है, अगर नहीं दिखाया है तो हमें उसे एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए उसका जो हम लेखा करेंगे उसको हम दिखाएंगे, वो कहाँ पर दिखाएंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसके हम डेबिट साइड में उसको लेकर जाते हैं, और जो हम एसेट और जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में जो भी हमारी एसेट होगी, जो जिसके भी संबंध में हमारी आई है, फर्नीचर के संबंध में आई हो, चाहे बिल्डिंग के संबंध में डिप्रिसिएशन रहा हो, उसमें से हम लेस करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग कि बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, उस एसेट में से घटा करके। और आपके ऑप्शंस में जो दे रखा था
वो दे रखा है आपके आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, तो ये आंसर आपका गलत होगा। करेक्ट होगा आपका जो ए पॉइंट दे रखा है लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में, एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी प्रयोग के लिए माल निकालना कहलाता है। रिमूविंग गुड फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग, डोनेशन, परचेज, सेल। ये भी क्वेश्चन अच्छा बनता है कि अगर अपने यूज के लिए कोई भी माल को, कोई भी गुड्स को किसी भी व्यवसाय में से जो व्यवसायी है, जो ओनर है, वो निकाल रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ड्राइंग या फिर आहरण जिसे कहा जाता है। तो उसका भी एडजस्टमेंट किया जाता है जो हम बना रहे होते हैं अकाउंट उसमें। तो यहाँ पर क्या होगा उसे कहेंगे हम, ना तो दान होगा, ना क्रय, ना तो विक्रय, क्या हो जाएगा वो आहरण हो जाएगा, ड्राइंग होगा। एक आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड जो एंट्री की जाती है वो क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अक्सर एंट्री भी पूछी जाती है कि आहरण किए गए माल का लेखा जो किया जाता है उसमें कौन सा साइड या किस चीज को हम क्रेडिट करते हैं, तो वहां पर हम परचेजेस जो अकाउंट होता है उसको क्रेडिट करते हैं। एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो इस सबको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, तो एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान में रखा करिए, पॉइंट नोट करते रहा करिए। क्वेश्चन तो आपका कुछ भी पूछ सकता है, तो वहां पर हमें ज्यादातर क्वेश्चन को कवर करना है, जैसे कि क्वेश्चन कहीं से भी बने तो उसका आंसर हमको पता हो। तो एक आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।